हेलो दोस्तों, फ़िलासफ़ी स्कूल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी तक हमने फ़िलासफ़ी में इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो दिया हुआ है, जिसमें हमने फ़िलासफ़ी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। हमने जो चौवाका की फ़िलासफ़ी है वो हमने पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस की है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फ़िलासफ़र है वो है, जिनकी फ़िलासफ़ी हमें पढ़नी है, वो है जैनिज़्म। जैनिज़्म में हमें पढ़ना क्या है, हम पहले वो चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम जो जैना की मेटाफिज़िक्स है, जिसमें हम अल्टीमेट रियलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जना की मेटाफिजिक्स हमें के बारे में हमें पढ़ना है, जिसको इन्होंने बोला था अनिकांतवाद, इसके बारे में पढ़ना है। जना की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसको सयादवाद बोलते हैं। इसको सयाद या सयात दोनों भी बोल सकते हो इधर। और तीसरा हमें पढ़ना है एथिक्स ऑफ जैनिज्म, जिसमें हम जैना की एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो फोर्थ चीज़ है इसमें है वो है हमारे पास बॉन्डेज और लिबरेशन। बॉन्डेज और लिबरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछ गया, मुझे लगता है हर 2 साल या 3 साल के बाद इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जिसको कैवल्य का नाम हम देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें जैनिज्म के बारे में सिलेबस में है और इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो फिर से बनाते लाएं। आपकी जर्नी जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो मैं बिल्कुल ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जैनिज्म के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो जैना की जो फिलॉसफी है वो, जैना खुद थे हेटेरोडॉक्स। जैसे हमने चरवाका के बारे में पढ़ा था, हेटेरोडॉक्स था, मतलब कि ये वेदास को, जो वेद होते हैं उनको ये नहीं मानते, ये वेद को नहीं मानते हैं, तो इनकी फ़िलासफ़ी भी हेटेरोडॉक्स फ़िलासफ़ी है। ये एथिस्टिक थे, मतलब ये गॉड को नहीं मानते, ये गॉड को नहीं मानते। ये रियलिस्टिक थे, ये भी रियलिस्टिक थे, जो हमने पहले उनके बारे में पढ़ा था। रियलिस्टिक क्यों थे? क्योंकि इनका भी मानना है जो नोवेबल है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और जो नोवर है, उनके आपस में जो कनेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। वो सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एक दूसरे से है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी एक चीज़ को के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो हम उस चीज़ को उस चीज़ के हिसाब से देखते हैं, न कि मेरा आइडिया उस चीज़ के बारे में क्या है। उसको बोलते हैं रियलिज्म। जो चीज़ की आइडेंटिटी को उसके हिसाब से देखते हैं, न कि मैं उस पर अपने आइडिया इम्पोज करता हूँ। तो ये एक रियलिस्टिक फिलॉसफी थी, और ये प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी थी। जैसे मैंने पहले बोला था, इन्होंने बोला देयर आर इननुमरेबल नंबर ऑफ सोल्स। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी अल्टीमेट रियलिटीज़ को माना है, इसलिए जो इनकी फ़िलासफ़ी है ये है प्लूरलिस्टिक फ़िलासफ़ी। अगर जैनिज्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है मीन्स में, जिसके बारे में हमें आंसर लिखना है, तो हमारा इंट्रोडक्शन इसी से शुरू हो जाएगा कि जो जैना की फ़िलासफ़ी है ये हेटेरोडॉक्स फ़िलासफ़ी है, एथिस्टिक फ़िलासफ़ी है, रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी और प्लूरलिस्टिक फ़िलासफ़ी है। इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर हमको। हम ये सिर्फ जानने के लिए, खुद के लिए, हम इसको समझने के लिए इनको डिफाइन कर रहे हैं। वहाँ पे आप सीधे इनका नाम लिख सकते हो, हेटेरोडॉक्स है, एथिस्टिक है, रियलिस्टिक है और ये प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी है। अब जैना की फिलॉसफी मेटाफिजिक्स से शुरू हो जाती है। इनकी फिलॉसफी जो है वो है मेटाफिजिक्स। जो जैना का मेटाफिजिक्स है उसके बारे में हम पहले पढ़ना शुरू करेंगे। अब जैना की मेटाफिजिक्स क्या है? इसको बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक फिलॉसफी। जैना की फिलॉसफी इज रिलेटिविस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको 100% नहीं जान सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं नहीं जान सकता हूँ। मेरी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट कभी नहीं होगी, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी। मैं एक चीज़ को पार्टली जान सकता हूँ, पार्टली उसको मैं ट्रू मान सकता हूँ। अगर मैं किसी को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखता हूँ, तो मैं उस चीज़ के बारे में 100% नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि एक चीज़ की डिफरेंट रियलिटीज़ होती हैं। मान लेते हैं, अगर मैं एक टेबल को देखता हूँ इधर से, अगर मैं इस टेबल को देख सकता हूँ, मैं इस टेबल के बारे में कलर बता सकता हूँ, इस टेबल का ये कैसा बना है, इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, मैंने बता दिया। मैंने एक बुक पे लिखा इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मैंने किसी को बता दिया ये टेबल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब वो बंदा इसको 100% सही मानता है, ठीक है, अभी तक कोई मसला नहीं है। अब जो दूसरा बंदा है जो मेरे सामने मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो भी इस टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, वो भी लिख रहा है इस टेबल का कलर ये है, ऐसे बना है। बट जब उसके डायमेंशन की बात करेंगे, वो इस टेबल को मेरे से छोटा देखेगा, क्योंकि वो मेरे से दूर है हल्का सा इससे। अगर वो बोलेगा इस टेबल की लेंथ थी मुझे लगता है 3 फुट है,
तो जो मेरे पीछे वाला है वो बोलेगा इसकी लेंथ जो थी वो 2.5 फुट है, हाइट की बात करेंगे। तो मतलब एक ही चीज़ को दो लोगों ने जब देखा एक टाइम पे, तो दोनों ने उसके बारे में डिफरेंट व्यू बना दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए इसने बोला था कि कोई भी चीज़, देयर इज नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पार्शली ट्रू। इसी चीज़ को बोलते हैं अनेकांतवाद, मैनीनेस ऑफ थिंग्स। तो ये है रिलेटिविस्टिक फिलॉसफी, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आपके हिसाब से जो चीज़ है वो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो दूसरी जो है इसको बोलते हैं एवरीथिंग इज रिलेटिव आर लिमिटेड, क्योंकि एक चीज़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है। मैं क्या पता मैं कुछ क्वालिटीज़ को जान सकूं, मैं कुछ क्वालिटीज़ को देख सकूं। कुछ क्वालिटी अगर मैं एक चीज़ को फ्रंट साइड से देख रहा हूं, क्या पता उसके पीछे वाली साइड से जो क्वालिटीज़ हो वो मुझे दिखे ना, या जो इसके अंदर वाली क्वालिटीज़ है वो मुझे पता ना चले। इसीलिए एक चीज़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर कोई सी क्वालिटी को देख सकूं, उस पर लिख सकूं। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसलिए उन्होंने बोला था कि एक चीज़ की इन्यूमरेबल क्वालिटीज़ होती है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी क्वालिटी के बारे में लिखूं। इसलिए बोला था इसे दिस नॉलेज इज रिलेटिव एंड इट इज़ लिमिटेड, वी कैन नो सम क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, कॉल्ड एज सयादवाद। हम सिर्फ कुछ क्वालिटीज़ को देख सकते हैं, कुछ क्वालिटीज़ को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं, जिसको सयादवाद बोला जाता है जैना की फिलॉसफी में। अनेकांतवाद को मैनीनेस ऑफ द थिंग्स, सयादवाद है कि मतलब हम एक चीज़ को एक टाइम पे कुछ क्वालिटीज़ को हम देख सकते हैं। ये जैना की एपिस्टेमोलॉजी है, समझ रहे हो? जो जैना की मेटाफिजिक्स है, जैनाज मेटाफिजिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जैना की मेटाफिजिक्स को हम देखा जाएगा, इट कैन बी डिराइव्ड दैट नॉलेज इज रिलेटिव, जो नॉलेज है वो रिलेटिव है। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट कैन बी सेड दैट ह्यूमन नॉलेज इज रिलेटिव एंड लिमिटेड रिगार्डिंग एन इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी नॉलेज लिमिटेड होगी, मैं उस चीज़ के बारे में हर कोई चीज़ नहीं जान सकता हूँ। अगर मैं मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूँ या एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट से व्यू से देखूँ, तो मैं एक चीज़ के कुछ ही कैरेक्टर को देख सकता हूँ या जान सकता हूँ, जिसकी फिलॉसफी को एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है सयादवाद। ठीक है, ये इतना अभी तक इतना क्लियर है? तो जैना का मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानूँ, तो मैंने देखा कि अनेकांतवाद एक चीज़ की बहुत सारी रियलिटीज़ हो सकती है, बहुत सारी फेसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर मैं सयादवाद और अनेकांतवाद को मानूँ, दोनों को, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है। सयादवाद और अनेकांतवाद आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सयादवाद एंड अनेकांतवाद आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। इसको हम अलग से नहीं मान सकते हैं। वी कमिट अ मिस्टेक इन जैना's philosophy when we regard statement or a standpoint as an ultimate or absolutely true। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज़ को एब्सोल्युटली ट्रू मानता हूँ जैना के हिसाब से, जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने इसके बारे में कोई चीज़ बताई बस ये सही है, इसके बाहर कोई भी चीज़ सही नहीं है, तो जैना का कहना ये है कि हम एक फैलेसी में दाखिल हो जाते हैं, हम एक फैलेसी कमिट करते हैं जिसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एकांतवाद। अगर हम किसी भी रियलिटी को अल्टीमेट मानेंगे तो मैं एक फैलेसी में गिर पड़ूंगा, हम एक फैलेसी क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एकांतवाद। समझ रहे हो? वन साइडेड व्यू अगर मैं देखूं किसी चीज़ को भी, तो ये फैलेसी जनरेट हो जाएगी। जैनाज जो मेटाफिजिक्स है ये होल्ड ट्रू करती है, जो जैना की मेटाफिजिक्स है ये होल्ड ट्रू करती है किसके लिए? जो हमारे पास द्रव्य है, जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी रियलिटी को जानने के लिए। इसका कहने का मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि जो हमारे पास द्रव्य होता है या जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, उसकी इनमरेबल क्वालिटीज़ होती है एक सब्सटेंस की। अगर हम उन क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तो हम सब क्वालिटीज़ को जान नहीं सकते हैं, हम कुछ क्वालिटीज़ को जान सकते हैं। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्रहेंड ऑल द क्वालिटीज़। समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे मैंने पहले फिलॉसफी में बोला है वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
जो इसकी जितने भी क्वालिटीज़ हैं, हम थोड़ी सी क्वालिटीज़ को जान सकते हैं और थोड़ी सी क्वालिटीज़ को मैं जान नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए जो इसकी फिलॉसफी है उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। इन्यूमरेबल क्वालिटीज़ एंड वी कैन ओनली नो फ्यू ऑफ देम। एक चीज़ की इन्यूमरेबल क्वालिटीज़ होती है, बट हम सब क्वालिटीज़ को जान नहीं सकते हैं उस चीज़ के बारे में, इसलिए उसको बोला जाता है रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। इतनी से अगर इतनी चीज़ समझ आई है तो इसको बोलते हैं अनिकांतवाद। ऑल्सो इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनिकांतवाद। अगर हम वन साइडेड रियलिटी को मानेंगे उसको बोलते हैं इकांतवाद, फिलॉसफी ऑफ इकांतवाद। ठीक है, ये जैना का मेटाफिजिक्स था। अगर मैं जैना की मेटाफिजिक्स को आपको ग्राफिकली दिखाना चाहूँगा तो ये ऐसे हो सकता है। जो जैना की मेटाफिजिक्स है ये रिलेटिस्टिक है, रियलिस्टिक है। मतलब क्या है इसका मतलब, जो नोवर है और जो नोवेबल है, जो नोवर और नोवेल है, ये सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये रिलेटिविस्टिक है, मतलब नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ये प्लूरलिस्टिक है, इनका कहने का मतलब है कि दुनिया में इन्यूमरेबल रियलिटीज़ है, इन्यूमरेबल अल्टीमेट रियलिटीज़ है। अगर मैं इन तीनों को मिला के बनाऊँ तो इससे एक फिलॉसफी बन जाती है जिसको बोलते हैं अनिकांतवाद, मेनीनेस ऑफ थिंग्स। अनेक मतलब इन्यूमरेबल, अंत जो दूसरा वर्ड है उसको बोलते हैं रियलिटी, क्वालिटी और एस्पेक्ट्स। और वाद इज इक्वल थेरी और इज्म, जैसे हम इज्म यूज़ करते हैं वर्ड तो उसको बोलते हैं थेरी। तो ये जेना की अनिकांतवाद फिलॉसफी है, इन्यूमरेबल रियलिटीज़। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में मैं इसको दोहराऊंगा कि आप उसको शॉर्ट में रख याद रखेंगे। अनिकांतवाद की फिलॉसफी जब भी आएगी याद, तो आपने ये याद रखना है कि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, जो भी अल्टीमेट रियलिटीज़ है, दुनिया में सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी अल्टीमेट रियलिटीज़ है। और हर किसी अल्टीमेट रियलिटी की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, और एक पर्सन के लिए हर किसी क्वालिटी को जानना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ एक व्यू देख सकते हैं, एक ही रियलिटी का थोड़ा सा हम पार्ट जान सकते हैं, जिसको हमने सयादवाद का नाम दिया है, जो जैना की एपिस्टेमोलॉजी है। अगर मैं पूरी फिलॉसफी को कंपाइल करूं, जिसमें मैं जैना की फिलॉसफी को रियलिस्टिक बोल सकता हूं, रिलेटिविस्टिक बोल सकता हूं, या मैं उसको प्लूरलिस्टिक बोल सकता हूं, ये तीनों क्वालिटीज बना के जैना की फिलॉसफी बनाते हैं, मेटाफिजिक्स जैना की बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम अनिकांतवाद, थ्योरी ऑफ मैनीनेस। ठीक है, ये जैना की थियरी होगी। अब थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है जैना की, वो है, उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। रियलिटी की बात हो रही है तो मेटाफिजिक्स की बात होगी, है ना। तो जैना का बोलना है देयर आर इन्यूमरेबल रियलिटीज इन द वर्ल्ड, और जो इन्यूमरेबल रियलिटीज है उनकी अलग से इन्यूमरेबल क्वालिटीज है। ठीक है, इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सोल्स एंड इन्यूमरेबल मटेरियल एलिमेंट्स है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जिनसे हमें नॉलेज गेन करनी है। जो नोवर है और जो नोवेबल है उनकी सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, जिसको हमने प्लूरलिज्म का नाम दिया है। अब देखो, अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बोलना है कि अगर जैना की फिलॉसफी के बारे में हम बात करेंगे, हम बोलते हैं कि दुनिया में एक चीज़ है, थ्योरी ऑफ रियलिटी हम पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ रियलिटी, ये मेटाफिजिक्स है ना जैना की। तो अगर मेरे पास एक चीज़ है जिसकी इन्यूमरेबल क्वालिटीज़ है, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि एक इंसान है जिसकी 1,00,000 क्वालिटीज़ है, 1,00,000 क्वालिटीज़ है, 1,00,000 क्वालिटीज़ है। एक इंसान लंबा है, गोरा है, काला है, मोटा है, अच्छा है, गंदा है, जो भी इसमें क्वालिटीज़ है ना। तो ये क्वालिटीज़ है, होती कहाँ पे है, मतलब अगर एक रियलिटी है उसमें मैं बोलता हूँ कि उसकी एक तो दुनिया में इन्यूमरेबल नंबर क्वालिटीज़ है। दूसरा ये है कि उन इन्यूमरेबल क्वालिटीज़, जो इन्यूमरेबल रियलिटीज़ है, उनमें इन्यूमरेबल नंबर ऑफ क्वालिटीज़ है। तो वो क्वालिटीज़ है कहाँ पे, एक शख्स में वो क्वालिटीज़ कहाँ पे पाई जाती है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एक चीज़ होता है जिसको उन्होंने बोला देयर इज ग्राउंड ऑफ दीज क्वालिटीज़, जहाँ पे ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसी को उन्होंने बोला था द्रव्या और सबस्टेंस। ये जो सबस्टेंस है इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। ये जो सबस्टेंस है, अगर मैं इसको एक अल्टीमेट रियलिटी मानूँ, इसके अंदर बाकी सब अल्टीमेट क्वालिटीज़ है। जो बहुत सारी रियलिटीज़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वो जिस सबस्टेंस के अंदर है उसको बोला जाता है ग्राउंड ऑफ दीज सबस्टेंसेस, द्रव्या और सबस्टेंस। ठीक है, अब क्वालिटीज द्रव्य में है, क्वालिटी सबस्टेंस में है,
आधे लोगों ने इसको सोल बोला है, आधे लोगों ने इसको जीवा बोला है, आधे लोगों ने प्रकृति, पुरुष, जो भी सिस्टम है सब कुछ बोला हुआ है। लेकिन इशू ये है, अब जो ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ दो तरीके की हो सकती है। या तो ये नेसेसरी क्वालिटीज़ है, या तो ये एक्सटेंडेड क्वालिटीज़ है। नेसेसरी क्वालिटी मतलब क्या होती है? क्वालिटी, नेसेसरी क्वालिटीज़ आर सच क्वालिटीज़ दैट आर परमानेंट, दैट आर अनचेंजेबल एंड दैट आर इनसेपरेबल फ्रॉम एनीथिंग। अगर मैं बोलूँगा मैं एक इंसान हूँ, मेरी में जो नेसेसरी क्वालिटीज़ ये है कि मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं डम्ब हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना जो मेरे में अनचेंज, जिनको हम चीज़ नहीं कर सकते मेरे बारे में, जो परमानेंट क्वालिटीज़ है। तो इसलिए जो नेसेसरी क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है? वो परमानेंट होती है, वो अनचेंजेबल होती है, वो चेंज नहीं होती, और वो इनसेपरेबल होती हैं। आप उनको जो द्रव्य है, जो सब्सटेंस है, उससे अलग नहीं कर सकते हो। इनको बोलते हैं अनचेंजेबल क्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीवा को मानता हूँ, जीवा मतलब सोल को मानता हूँ, सोल की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको मैं अलग नहीं कर सकता वो है कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर मैं कॉन्शियसनेस को सोल से अलग कर देता हूँ तो ये सोल रहेगा नहीं, ये मटेरियल थिंग बनेगा कोई। सोल की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और नेसेसरी क्वालिटी है वो है कॉन्शियसनेस। इसलिए नेसेसरी क्वालिटी जो कॉन्शियसनेस है ये परमानेंट है, अनचेंजेबल है और इनसेपरेबल है। इन्हीं नेसेसरी क्वालिटीज़ को जिन्होंने नाम दिया है गुण, GUNA, गुण, इनको बोला जाता है गुण। ठीक है। दूसरी जो क्वालिटीज़ है वो है एक्सटेंडेड क्वालिटीज़। एक्सटेंडेड क्वालिटीज़ इसके अपोजिट आ जाएंगे। ये इम्परमानेंट होती है इन नेचर में। अगर इम्परमानेंट है तो दीज आर बाउंड टू हैव ओरिजिन एंड डिके। ओरिजिन और डिके पे इन पे अप्लाई हो जाता है। पेन एंड प्लेजर इन जीवा। अगर मैं देखूँ मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेरी परमानेंट क्वालिटीज़ नहीं है, ये आज के लिए मेरी क्वालिटी है, आज मैं सही फील नहीं करता हूँ। तो इसलिए जो पेन एंड प्लेजर जो जीवन में होती है, जो सोल में होती है, अनइजीनेस होती है, डिजीनेस हो जाती है, या मेरे को कुछ भी मसला है, तो वो मेरे पास एक एक्सीडेंटल क्वालिटी है जिसको इन्होंने बोला है पर्याय। क्या बोलते हैं? पर्याय आपको उसको जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे। और ये पर्याय जो है ये एक एक्सीडेंटल क्वालिटी है। जो गुण है नेसेसरी क्वालिटी है। ये जो गुण और पर्याय है, इन दो टर्म्स को याद रखो एग्जाम में, ऐसे के ऐसे इन टर्म्स को वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको नंबर लाने के लिए। ठीक है। गुण नेसेसरी क्वालिटी है, पर्याय एक्सीडेंटल क्वालिटीज है। ठीक है। अब जो द्रव्य मैंने पढ़ा, द्रव्य है क्या? द्रव्य जो है जहाँ पे लोक्स आर ग्राउंड ऑफ बोथ नेसेसरी एंड एक्सीडेंटल क्वालिटीज। द्रव्य मैंने आपको पहले बोला जो भी क्वालिटीज है ये किस चीज़ पे किस चीज़ की क्वालिटी है, उसको हमने द्रव्य का नाम दिया है। जो लोकस है किन क्वालिटीज़ का? एक्सटेंडेड क्वालिटीज़ का। और जो परमानेंट क्वालिटीज़ है उनका जो लोकस है उसको द्रव्य बोला जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद गुण, परमानेंट क्वालिटीज एंड पर्याय। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया, जो नेसेसरी क्वालिटीज़ है उसको गुण बोलते हैं, ये परमानेंट होती है, ये एसेंशियल होती है, अनचेंजेबल हो जाती है और इनसेपरेबल होती है। जो ये एक्सटेंडेड क्वालिटीज़ होती है इनको पर्याय बोला जाता है। इनपरमानेंट होती है, चेंजेबल होती है, सेपरेट होती है, ओरिजिन और डिके इनका जो नेचर होता है। फॉर एग्जांपल पेन और प्लेजर। ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ जीवा इज परमानेंट क्वालिटी। अब जो ये दोनों क्वालिटीज़ मिल जाती है, परमानेंट और इम्परमानेंट क्वालिटीज़ जब मिल जाती है तो ये ओरिजिन ये बनाती है सब्सटेंस, द्रव्य। क्योंकि अगर द्रव्य हमारे पास कोई चीज़ है, ये तो कुछ होना चाहिए ना, इसमें कुछ होना चाहिए। तो द्रव्य में क्या है? इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक हमारे इसमें परमानेंट क्वालिटीज़ है और इसमें इम्परमानेंट क्वालिटीज़ है जिसको हमने सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है। इतना आप समझ गए? ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में जेना की फिलॉसफी है। अब जो ये सब्सटेंस है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सब्सटेंस बेसिकली क्या है, इसकी हमने क्वालिटीज़ पढ़ी, अभी पढ़ी हमने। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हल्का सा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला बार बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू जेना फिलॉसफी, सब्सटेंस इज रियल आर सत्य। जो सब्सटेंस है यही सच्चाई है। हमारी बॉडी में जो सच्चाई है वो है सब्सटेंस, ये रियल है हमारी बॉडी में। क्योंकि इनका कहना ये है कि जो भी चीज़ ओरिजिन और डिके, जिस चीज़ पे भी ओरिजिन और डिके एप्लीकेबल हो जाती है वो चीज़ रियल मानी जाती है। जैसे बुद्धिज़्म ने बोला था जो भी चीज़ मोमेंट्री होती है, हर कोई चीज़ जो मोमेंट्री हो जाती है
वो रियल होती है। तो जेना ने बोला था जो भी चीज़ ओरिजिन ऑफ डिके पे, जिस पे जो ओरिजिन ऑफ डिके के मोहताज बोल सकते हैं, जिनको ओरिजिन ऑफ डिके हो सकता है, वो चीज़ें रियल है और उसको इसने सबस्टेंस बोला है। तो जेना ने ये भी बोला है कि ये जो जेना है ये वो सबस्टेंस है, यही परमानेंस, इसमें परमानेंस की क्वालिटी होती है। परमानेंस की क्वालिटी क्यों होती है? अगर मैं मान लेता हूँ कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी बोलते हैं कि क्षणिकवाद आपने सुना है? क्षणिकवाद जो है ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मोमेंट्री है वो चीज़ सही है। जो भी चीज़ मोमेंट्री है वो चीज़ सही है। तो जेना ने नहीं बोला, जेना हैज एक्सेप्टेड ओनली वन साइड ऑफ रियलिटी। अकॉर्डिंग टू जेना only that thing is real which is momentary in nature because of the biased version and one-sided view of the point fallacy arises in their philosophy। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। बुद्धिज्म ने क्या किया ना, बुद्धिज्म ने सिर्फ एक साइड रियलिटी को माना है। बुद्धिज्म ने क्या किया काम, उन्होंने सिर्फ एक साइड रियलिटी को माना, क्षणिकवाद को। उन्होंने बोला सिर्फ वो चीज़ सही है जो मोमेंट्री है, ठीक है। बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ परमानेंट है, जिसको हम परमानेंट का बोलते हैं, ये चीज़ हमेशा के लिए रहने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो एक बायस्ड वर्जन है उसका, क्योंकि वो एक वन साइडेड व्यू लेती है, ठीक है। तो इसीलिए जेना ने उसको बोला था कि इनमें फैलेसी है, फैलेसी ऑफ क्षणिकवाद। क्या है? फैलेसी ऑफ क्षणिकवाद। वन साइडेड रियलिटी को मानते हैं ये, फैलेसी ऑफ क्षणिकवाद, फैलेसी ऑफ क्षणिकवाद, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जेना फिलॉसफी फैलेसी ऑफ ब्रह्म एकांतवाद एग्जिस्ट इन शंकर फिलॉसफी। क्योंकि शंकर ने क्या बोला था? शंकर ने बोला है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सत्य है, अगर कोई चीज़ दुनिया में सत्य है, वो क्या है? ब्रह्म। शंकर बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मा न परा। जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो हमारे पास है, सिर्फ ये रियल है, बाकी जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। तो जैसे बुद्धिज़्म ने क्षणिकवाद की फैलेसी की है, इस तरीके से जेना के अकॉर्डिंग जो शंकर की फिलॉसफी है उसमें है फैलेसिया ब्रह्म एकांतवाद, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म को रियल मानते हैं शंकर की फिलॉसफी। देयरफॉर दे से ओनली इटर्निटी इज़ रियल। शंकर का कहना है कि सिर्फ इटर्निटी रियल है, बाकी कोई भी चीज़ रियल नहीं है। तो ब्रह्म ने इसको बोला था, जेना ने बोला इसको, भैया आपकी फ़िलॉसफी में जो फैलेसी है वो है फैलेसी ऑफ ब्रह्म एकांतवाद। आप जिस भी चीज़ को सही मानोगे उसको शंकर, जो जेना की फ़िलॉसफी है, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये हमने सबस्टेंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अभी जेना की जो बाकी फ़िलॉसफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जेना का सबस्टेंस के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज़्म और शंकर में क्या डिफरेंस है, हम वो चीज़ें अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे थोड़ी सी, तो उसके बाद हम पूरी फिलॉसफी में आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इधर बने रहें, हम आपके साथ